तो ये डैड एक गलत रेफरी से पंगा ले बैठा और जल्दी ही समझ गया कि दादागिरी करने के नुकसानदेह नतीजे भी होते हैं। जोशुआ अपने बेटे का यूथ रेसलिंग टूर्नामेंट देख रहा था और रेफरी के फैसले से खुश नहीं था, पर बजाय इसके कि वो एक मैच्योर डैड की तरह रिएक्ट करता, उसने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया और रेफरी पर टूट पड़ा। उसने रेफरी को धक्का देके नीचे गिरा दिया और चिल्लाने लगा कि तुम मेरे बेटे के सामने नहीं आ सकते। दरअसल ये रेफरी सिर्फ हॉबी के तौर पर ये काम करता था, फुल टाइम तो वो एक जाना माना वकील था। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, उस रेफरी ने एज अ स्पोर्ट्स ऑफिशियल जोशुआ पर हमले का मुकदमा दायर कर दिया। जब इस डैड को पता चला तो वो शहर छोड़कर भाग निकला। उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किया गया और आप यहाँ देख सकते हैं बॉडी कैम की फुटेजेस जो पुलिस ने जोशुआ को पकड़ा और उसे अरेस्ट कर लिया। और हाँ, ये है इन जनाब की फोटो। तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट में 10 लड़कों को एक हफ्ते के लिए बिना किसी बड़े की निगरानी के लिए अकेला छोड़ दिया गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो क्या करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए घर को खिलौनों और खाने से भर दिया गया और एक बस कैमरामैन वहाँ था जो इंटरफेयर नहीं कर रहा था। एक्सपेरिमेंट का मकसद ये दिखाने के लिए था कि माँ बाप को अपने बच्चों पर कितना ध्यान रखना चाहिए और क्या बच्चे अपने माँ बाप के बिना भी नॉर्मल एक्ट करेंगे। ये सब 11 और 12 साल के लड़के थे जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। सिर्फ कुछ घंटों में ही घर का हाल खराब हो गया। लड़कों ने एक लीडर को वोट करके चुना, ज्यादातर जंक फूड खाया और जल्दी सिचुएशन बद से बदतर हो गई। फिर एक साल बाद यही एक्सपेरिमेंट लड़कियों के साथ किया गया। इस बार सिचुएशन भी वही थी, सब स्ट्रेंजर लड़कियां बिना किसी बड़े की निगरानी के एक ही घर में। लड़कियों ने ज्यादा तबाही नहीं मचाई, बल्कि एक सिंगल रूम में सब साथ रहीं। उन्होंने ग्रुप के लिए प्रॉपर खाना बनाने की ड्यूटी बांटी, साफ सफाई की देखरेख का काम बांटे और घर के काम एक टीम की तरह मिलजुल कर किए। लेकिन कुछ देर बाद ही झगड़े शुरू हो गए, जिसके रिजल्ट से वो ग्रुप्स में बढ़ गई और लड़कियां घर के अलग अलग साइट्स पर जाकर शिफ्ट हो गई। ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि जब बच्चे बिना किसी बड़े की निगरानी में होते हैं तो उनका बिहेवियर कैसे अलग हो सकता है। सोचो अगर उस दिन वीडियो शूटिंग नहीं हो रही होती तो क्या होता। 12 मई 2003 को 24 साल का एक आदमी हुआन कैटलान अपनी बेटी के साथ बेसबॉल मैच देख रहा था जब कुछ किलोमीटर दूर 16 साल की एक लड़की मार्था पाब्लो का मर्डर हो गया। लेकिन मार्था ने रिसेंटली एक होमिसाइड केस में गवाही दी थी जिसमें हुआन भाई नाम था। पुलिस ने ये शक किया कि शायद हुआन ने बदला लेने के लिए मार्था को मार दिया। जब एक आई विटनेस ने हुआन को शूटर के तौर पर पहचान लिया तो उसे इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया। इवन दो कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जेल भेज दिया गया ट्रायल का इंतजार करने के लिए, जहाँ प्रोसिक्यूटर्स उसके लिए डेथ पेनल्टी मांग रहे थे। और जब हुआन ने लाई डिटेक्टर टेस्ट देने का ऑफर किया तो भी उसकी बात को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन उसके लॉयर टॉड मेलनिक को पूरा यकीन था कि हुआन बेगुनाह है। टॉड ने पता लगाना शुरू कर दिया और मालूम हुआ कि वहाँ पे HBO के एक शो कर्ब योर एंथुसियाज्म की शूटिंग चल रही थी। जब उन्होंने टॉड को उस दिन की शूटिंग का वीडियो फुटेज दिखाया तो टॉड ने कमाल कर दिया। फुटेज में हुआन बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था। जब ये वीडियो एविडेंस जज के सामने पेश किया गया तो उसने हुआन का केस डिसमिस कर दिया। बाद में हुआन को लॉ सूट के तौर पर $3,20,000 का मुआवजा दिया गया। तो एक D1 एथलीट को अचानक बताया गया कि पूरी कंट्री में वो अकेला इंसान है जो किसी की जान बचा सकता है। प्रॉब्लम बस ये थी कि उसे अपने एथलीट बनने के ख्वाब को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। कैमरॉन लायंस UNH का एक ट्रैक और फील्ड स्टार था। अपने सीनियर ईयर का सेकंड सेमेस्टर में उसने जी जान से ट्रेनिंग शुरू कर दी और वो बेहतरीन पोजीशन में था अपने आखिरी कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप में शॉट पुट का गोल्ड जीतने के लिए। लेकिन इस चैंपियनशिप के थोड़ी देर पहले कैमरॉन को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया गया कि वो एक इकलौता ऐसा इंसान है जो कैंसर से मर रहे एक आदमी के लिए बोन मैरो का परफेक्ट मैच है। 2 साल पहले कैमरॉन ने अपने सेल्स का सैंपल नेशनल मैरो डोनर प्रोग्राम के लिए दिया था, क्योंकि बोन मैरो के मैच मिलने के चांसेस 5 मिलियन में से 1 होता है। प्रॉब्लम ये थी कि सर्जरी का लेवल ऐसा था कि कैमरॉन अपने फाइनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा और उसका कॉलेज करियर बिना गोल्ड जीते खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी कैमरॉन ने मदद करने के लिए हाँ कर दी। उसके मुताबिक 28 साल का आदमी की जान बचाना किसी स्पोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बाद में उसे NCAA की तरफ से अवार्ड ऑफ वैलोर मिला तो कैमरॉन ने कहा कि उसे समझ नहीं आया कि अवार्ड उसे क्यों दिया गया, क्योंकि उसकी पोजीशन में कोई और भी होता तो यही करता। जितने भी बच्चे इसने अडॉप्ट किए सब मर गए। इस आदमी का नाम मोहम्मद बजीक, जो लॉस एंजलिस में एक माइग्रेंट है और लीबिया से ओरिजिनली आया है। उसकी कहानी तब दुनिया के सामने आई जब ये पता चला कि जितने भी बच्चे उसने अडॉप्ट किए सब मर गए। मोहम्मद इन बच्चों से बहुत प्यार करता था और लगभग हर महीने एक नया बच्चा अडॉप्ट करता था। लेकिन जब नेबर्स को पता चला कि वो बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट कर रहा है और सब मर रहे हैं, कंसर्न नेबर्स ने मोहम्मद से डायरेक्टली पूछा कि वो अपने बच्चों के साथ कर क्या रहा है, और उसने जो जवाब दिया वो बहुत हैरतनाक था। मोहम्मद सिर्फ उन बच्चों को अडॉप्ट करता था जो बहुत ज्यादा बीमार थे और उनके माँ बाप ने उनको लावारिस और बेसहारा छोड़ दिया होता था। 20 साल पहले उसने सबसे जरूरतमंद और बीमार बच्चों को अडॉप्ट करना शुरू किया। तब से लेकर आज तक अफसोस की बात यह है कि 10 बच्चे मर चुके हैं। मोहम्मद को पता होता है कि ये बच्चे काफी बीमार हैं और जिंदा नहीं बच सकेंगे। उसके बावजूद मोहम्मद इसको जरूरी मानते हैं कि वो उन्हें प्यार दें और उन्हें वो केयर और अफेक्शन दें जो वो डिजर्व करते हैं।
तो ये लड़का जो दुनिया भर में ट्रैवल करके लोगों को परेशान करने और अपने आप को न्यूजेंस इन्फ्लुएंसर कहलाने में मजे लेता था, अब समझ रहा है कि ऐसी हरकतों के बुरे नतीजे होते हैं। ये 24 साल का अमेरिकन, जिसे लोग जॉनी सोमाली कहते हैं, अपने वीडियोस के लिए फेमस है, जिसमें वो अलग अलग कंट्रीज में जाके उन लोगों के कल्चर के साथ बदतमीजी करता है। जापान विजिट करते वक्त वो उन लोगों को बराबर टॉन्ट करता रहा, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक के अटैक का मजाक उड़ाता रहा, वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करता, उनका मजाक उड़ाता और जिन लोगों का उससे कुछ लेना देना नहीं था उनकी टांग खींचता था। हालांकि कुछ लोकल्स ने उसे 2-3 हाथ जड़ भी दिए, जिसके बावजूद उसकी हरकतें नहीं रुकी। पर जब वो साउथ कोरिया गया अपनी वही हरकतें करने, तो वहाँ उसे जोरदार सबक मिल गया। उसकी हरकतों ने जल्दी ही लोगों की भीड़ को गुस्सा दिला दिया, जो उसे सबक सिखाना चाहती थी, जिस वजह से पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। ऑफिसर्स ने उसे एक पुलिस कार के पीछे सीट में डाला। कार में बैठे बैठे उसका मुंह फिर चलने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अमेरिका के पास ज्यादा आजादी है, ये पुलिस मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, आओ मुझे पकड़ो, जैसे नारे लगाने लगा। लेकिन जो उसके लिए आजादी थी वो दूसरे के लिए बदतमीजी और बेहूदगी होती है। साउथ कोरिया ने उस पर कंट्री से बाहर निकलने पर बैन लगा दिया और हो सकता है उसे 10 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़े। तो इस करोड़पति बंदे ने अपना सब कुछ खोकर फिर से करोड़पति बनने का चैलेंज लिया था। 2020 के बीच पैंडेमिक के टाइम माइक ब्लैक ने यह दिखाना चाहा कि मेहनत और लगन हो तो सब कुछ पॉसिबल है। उसने सिर्फ एक मोबाइल फोन, एक कपड़ा जोड़ा और बिना किसी रहने की जगह के अपना बैंक अकाउंट 0 पर ले आया। साथ ही उसने अपने लिंक से भी कट ऑफ कर दिया और उसके पास महज 12 महीने थे फिर से करोड़पति बनने के लिए। पहले उसने काउच सर्फिंग ऐप को यूज किया और एक भले इंसान की कैंपर वैन में फ्री में रहने की जुगाड़ कर लिया। फिर उसने एक OLX टाइप की ऐप क्रेगलिस्ट से फ्री की चीजें उठाई और फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेचना शुरू कर दिया, जिसे कुछ $100 के अराउंड उसने लिया। धीरे धीरे उसने एक टेली मार्केटिंग की जॉब ले लिया, जिसमें उसे साल के $35,000 मिलने लगे। लेकिन उसके गोल तक पहुंचने के लिए अभी भी काफी लंबा रास्ता बाकी था। आखिरकार उसने इतना काम कर लिया कि एक प्रॉपर्टी लीज पर लेकर उसके रूम्स किराए से दे सके। हालांकि पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान माइक को कभी भी सड़क पर नहीं सोना पड़ा। फिर भी उसे यह चैलेंज बस 2 महीने पहले ही खत्म करना पड़ा, क्योंकि उसकी दिमागी और जिस्मानी सेहत खराब होने लगी थी। वो अपने $10 लाख के गोल में सिर्फ $65,000 ही बना पाया था और उसने लास्ट में ये मान भी लिया कि ये बचकाना चैलेंज उसकी लाइफ का सबसे वाहियात एक्सपीरियंस था। तो ये वो आदमी है जिसने एक बच्चे को बिना किसी वजह के मुक्का मार दिया। इंसाफ और भी जोरदार मिल गया। 2020 में 12 साल का ईथन अपने काम से काम रखते हुए अपने दोस्त और डांस टीचर के साथ फुटपाथ पर डांस कर रहा था। ये उनका रोज का काम था, जिससे वो अपने डांस के नए मूव्स दुनिया को शो करते। रात को करीब मिडनाइट के टाइम एक SUV आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी बाहर निकला। शुरू में ऐसा लगा कि वो भी डांस पार्टी को एंजॉय करने वाला हो, लेकिन उसने एकदम 12 साल के ईथन को मुक्का मार दिया और अपनी गाड़ी में भाग गया। खुशमती से वो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और ये सब कैमरे में कैद हो गया। वीडियो इतना वायरल हो गया कि ज्यादा वक्त नहीं लगा उस आदमी को ढूंढ निकालने के लिए। पुलिस ने उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू किया और 5 दिन बाद वो आदमी खुद सरेंडर करने आ गया। 28 साल का सेड्रिक मूरे जज के सामने पेश किया गया और उसे 7 साल की सजा हुई। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि क्यों अपनी दवाइयां हमें खुद नहीं बनानी चाहिए। पॉल कैरसन हमेशा से नीला नहीं था, लेकिन 1993 में उसने एक मैगजीन में एक कोलाइडल सिल्वर जनरेटर का एड देखा, पर उसमें ये दिखाया गया था कि मुरझाए हुए डेजी के फूलों को जब कोलाइडल सिल्वर में डिप किया गया तो वो पहले जैसे खिल उठे। तो पॉल ने सोचा कि नुस्खा हो सकता है उसकी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को भी ठीक कर दे। तो उसने रोज करीब 300 ml कोलाइडल सिल्वर पीना शुरू कर दिया। 3 दिन के बाद उसकी एसिड रिफ्लक्स की शिकायत वाकई में ठीक हो गई, जो उसके लिए एक सरप्राइज था। कुछ वक्त बाद पॉल को एक सीरियस डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई और उसने सोचा कि कोलाइडल सिल्वर इस बीमारी को भी ठीक कर देगा अगर वो उसे अपनी स्किन पर लगाए तो। 3 महीने तक पॉल ऐसा रोज करता रहा और धीरे धीरे उसका रंग नीला होने लगा, पर ये इतना स्लो हो रहा था कि उसने खुद में कोई बदलाव नोटिस ही नहीं किया। जब तक कि एक दिन एक दूसरे दोस्त ने उसके घर पर आकर उससे पूछा कि वो अपनी बॉडी के साथ कर क्या रहा है। तब पॉल को फाइनली समझ में आया कि वो अपने आप को नीला बना चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी पॉल ने कोलाइडल सिल्वर का इस्तेमाल बंद नहीं करा और उसे लगातार यूज करता रहा। निमोनिया और सीवियर स्ट्रोक के चलते 2013 में पॉल को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पायलट को अचानक समझ आया कि उसके प्लेन का फ्रंट टायर गलत डायरेक्शन में पूरी तरह से फंसा हुआ है। मतलब अगर उसने लैंड करने की कोशिश की तो प्लेन का क्रैश होना ऑलमोस्ट पक्का था। कैप्टन स्कॉट बर्ग ने अपना कूल बनाए रखा। उसे पता था कि एयरबस अभी बहुत हैवी है, इसलिए कुछ ट्राई करने से पहले उसने 2 घंटे तक आसमान में सर्कल्स मारे। जब फ्यूल ऑलमोस्ट खाली हो गया तब कैप्टन बर्ग ने धीरे धीरे प्लेन को नीचे उतारना शुरू किया। इस वक्त CNN एक्चुअली इस लाइव इंसिडेंट को कवर कर रहा था और बहुत से एक्सपर्ट्स अलग अलग तरीके से बता रहे थे कि कैसे ये प्लेन क्रैश हो सकता है और सबकी जान जा सकती है। इससे भी ज्यादा बुरा ये था कि हर सीट पर CNN का एक्सेस था। मतलब कि प्लेन के पैसेंजर्स लिटरली ये सब सुन रहे थे और देख रहे थे कि जैसे कि वो उनका आखिरी पल हो। प्लेन के बहुत से पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडर्स रोके नहीं रुक रहे थे, लेकिन सबके बीच कैप्टन बर्ग ने प्लेन को बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से लैंड करना शुरू किया। जैसे ही टायर्स ने ग्राउंड को टच किया तो फोर्स से ऐसा लग रहा था कि टायर निकलने ही वाले हैं, लेकिन कैप्टन बर्ग की ऑलमोस्ट परफेक्ट टेक्निक ने ये इंश्योर किया कि प्लेन स्लो चल रहा था ताकि टायर्स ठीक से टिक जाए और इस तरह प्लेन के पूरे 146 पैसेंजर्स और क्रू सेफ रहे बिना किसी चोट